नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जा रही थी पादपों में पोषण के विषय में। कक्षा 7 विज्ञान पाठ 1 पादपों में पोषण है, उसके विषय में हम चर्चा कर चुके थे। इसके आधे पाठ पर हम चर्चा कर चुके थे। शेष भाग पर आज चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग पहले भाग में देख चुके हैं, स्वपोषी, विषमपोषी, स्वजीवी, परजीवी, और इस प्रकार से आप लोगों ने चर्चा देखी थी। साथ ही साथ कोशिका के विषय में आप लोगों ने जाना था। साथ ही साथ किस प्रकार से पत्तियों के द्वारा भोजन बनाया जाता है वृक्षों या पौधों के द्वारा। और साथ ही साथ बहुत सारे वृक्ष ऐसे भी थे जिनके तने के द्वारा भी भोजन का निर्माण होता था। ये चर्चा हमने भाग 1 में की थी। आगे चर्चा को बढ़ाएं उससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रतिदिन NCERT 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में से किसी न किसी एक टॉपिक पाठ पर चर्चा की जाती है। और यह चर्चाएँ NCERT आधारित होने पर जो कक्षा के साथ साथ उन बच्चों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आधार स्तंभ की तरह ये किताबें काम करती हैं। ये चर्चा को बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं मृत जीवी। क्या होते हैं मृत जीवी? आपने बाजार में छत्रक, मशरूम बिकते देखे होंगे। आप लोगों ने मशरूम देखे होंगे, छत्रक या नहीं, जो आजकल निकलते भी हैं बरसात के दिनों में। पहाड़ों में अगर आप रहते हैं तो मशरूम, छत्रक उग भी जाते हैं और बाज़ारों में बिकते भी देखे होंगे। और वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनी अथवा तनों या छाल या छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। ये देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके विषय में जानेंगे हम कि ये मशरूम कैसे पैदा होते हैं और उन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है। तभी भुजो के दिमाग में एक प्रश्न आया कि भुजो जानना चाहता है कि जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इन्हें प्राणियों के समान मुख नहीं होता है और ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। भुजो जानना चाहता था कि जो ये जीव होते हैं ये किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। न तो इनके पास मनुष्य की तरह मुंह होता है, न ही जीवों की तरह पेड़ पौधों की तरह पत्तियां होती हैं जो क्लोरोफिल या सूर्य की ऊर्जा में अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। छत्रक के पैकेट सली गली वस्तुओं पर उगा हुआ छत्रक, सड़ी गली वस्तुओं पर उगा हुआ छत्रक या नहीं मशरूम का चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप लोग जानते होंगे शायद। क्रियाकलाप 1-2 को देखें। इसे समझने के लिए ब्रेड, डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इन्हें जल में भिगो दें। इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2-3 दिनों के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखे रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्तक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। ये धब्बे किस प्रकार के हैं इनको आप सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देख सकते हैं। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागे के समान संरचनाएं दिखाई पड़े। यह जीव कवक या फजाई कहलाते हैं। ये जीव क्या कहलाते हैं? कवक या फजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती हैं। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं, जैव पदार्थों के सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जो ये कवक होते हैं विघटनकारी या नहीं, जो मृत या सड़ने गलने वाली चीज़ें होती हैं उसे समाप्त करने में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तत्पश्चात इस विलेय भोजन का ब्रेड पर आप देख सकते हैं उगती हुई कवकें हैं जो क्या होती हैं
के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैव पदार्थ के पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाती है। प्रश्न पूछा जाए अगर मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। प्रश्न अगला पूछा जा सकता है कि मृतजीवी किसे कहा जाता है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। कवक, फंजाई, आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। जो ये कवक हैं यह किस पर उगते हैं, जैसे अचार है, चमड़े हैं, कपड़े हैं, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं इन पर यह पदार्थ उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम या उष्ण हो। जैसे आजकल आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो नम स्थान या नहीं, जहां आपके घर के आसपास में जो नम स्थानों में चीज़ें रखी हैं वहां पर कुछ सफ़ेद फफूंदी जैसी लग जाती है, वही पर कवक पनपते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। आप देख पा रहे होंगे इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। कवक क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को नष्ट अथवा अनुपयोगी कर देते हैं। अपने अभिभावकों से कवक के द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। पहली को एक प्रश्न याद आया। पहली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। सामान्यतः क्या होता है, कवकों में बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। कवकों के जो बीजाणु होते हैं, बीज होते हैं, वह वायु में उपस्थित होते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवकों के बीजाणु कहाँ उपस्थित होते हैं, हवा में उपस्थित होते हैं। जो वो किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जहाँ पर नम एवं उष्ण हो तो अंकुरित होकर नए कवक का जन्म देते हैं। जब कोई भी ऐसे जैव पदार्थ पर वो बैठते हैं और नम या उष्ण स्थान पर वो अंकुरित होकर क्या कर लेते हैं, कवक को जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं। भुजो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उसकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट की गई थी। वह जानना चाहता था कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कवकों के से हमें बचा जा सकता है। नंबर दो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कि पहली ने बताया कि ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक तो मनुष्य एवं जीवों के लिए उपयोगी भी होते हैं, लेकिन कुछ कवक क्या होते हैं, इन सब प्राणियों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। आइए देखें यहाँ पर कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे में बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। कुछ जीव क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, वह एक दूसरे के साथ पोषक तत्व बांटते हैं, इन्हें सहजीवी कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सहजीवी किसे कहते हैं, कुछ जीव जो एक साथ रहते हैं और अपने पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसे क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए कवक क्या होते हैं, वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, जिससे कि वृक्षों को पोषक वृक्ष उन्हें क्या देते हैं, पोषण देते हैं, और बदले में जो कवक होते हैं वह वृक्षों को जल एवं खनिज प्रदान करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। वृक्ष के द्वारा कवकों को
पोषित किया जाता है और पोषकों के द्वारा वृक्ष को क्या किया जाता है, खनिज एवं जल की उपलब्धता कराने में मदद की जाती है। इस प्रकार से दोनों जीव को क्या होता है, यहाँ पर लाभ होता है। ऐसे जीव को सहजीवी संबंध कहते हैं। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में से दो भागीदार होते हैं, इसमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों के दो भागीदार होते हैं, जैसे शैवाल है, कवक है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। अगर इन दोनों में अंतर लिखना हो तो आप एक अंतर ये लिख सकते हैं कि शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। आप देखें कि कवक क्या करता है, शैवाल को रहने का स्थान, कवक क्या करता है, शैवाल को रहने का स्थान देता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध करता है। बदले में शैवाल जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। उसके बाद देखें कि मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। क्या आपने किसानों को अपने खेतों अथवा मालिकों बगीचे के लान एवं गमलों में बगीचे के लान एवं गमलों में खाद्य एवं उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा में खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। आप जानते हैं कि पादप क्या करते हैं, खनिजों से पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, तो मृदा में इसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। जब भी पादपों के द्वारा खनिज पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं तो मृदा में इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। उर्वरक एवं खाद्य में नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है जैसे पोषक तत्व होते हैं। उर्वरक एवं खाद्य में क्या होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उसकी मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए क्या करते हैं किसान लोग, मृदा को इन पोषक तत्वों में समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। जब भी पौधे उगते हैं वह भूमि से खनिज एवं लवण लेते हैं, जिससे कि भूमि में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। इसीलिए जो भी भूमि में गिरावट आती है, मिट्टी में कमी आती है, उसकी पूर्ति के लिए किसान लोग क्या करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। उनको केवल उगा सकते हैं, अगर हमें पादपों की आवश्यकता के बारे में ज्ञान होगा, पौधों के आवश्यकताओं के बारे में ज्ञान होगा तो हम उन्हें उगा भी सकते हैं और उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए, और जैसे ही फसल की कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जैसे हम फसल को काटते हैं तो पौधों के द्वारा नाइट्रोजन भी अवशोषित किया जाता है और मिट्टी में क्या हो जाती है, खेतों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, आप जानते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन का विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन का विलेय रूप अवशोषित करते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबोरियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विलेय पदार्थों में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, परंतु राइजोरियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता।
स्वयं नहीं बना सकते। ये चना है, मटर है, मूंग है, सेब है तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले में पादप राइजोरियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। जब भी ये दालों वाली फसलें बोई जाती हैं तो ये मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं और नाइट्रोजन जो राइजोरियम है ये नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करता है, विलेय पदार्थ के रूप में देता है और खाद्य प्रदान करता है। अतः उसमें सहजीवी संबंध होता है। यहाँ पर भी जैसे हमने पहले देखा था कि पौधों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध होता है, इसी प्रकार से जो ये दालें हैं इनके और राइजोरियम के बीच भी क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दालों की फसलों में उन्हें नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि यही नहीं बल्कि दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर दाल की फसल उगाते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा भूमि में भरपूर मात्रा में बढ़ जाती है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। बहुत ही कम पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृत जीवी। काफ़ी कम पादप ऐसे होते हैं जो अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं। वो परजीवी एवं मृतजीवी या परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से क्या करते हैं, जैसे हमने अमर बेल का उदाहरण देखा था, वह दूसरे पादपों से ही भोजन ग्रहण करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, तो उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया जाता है। हमने भाग 1 में देखा था विषमपोषी किसे कहते हैं। हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं। इसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों के सामने कुछ प्रमुख शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, इन पर और साथ ही साथ आपने क्या सीखा इन पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि आपने क्या सीखा। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वो अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। हर एक पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसके बाद हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप लोग इन्हें लिख सकते हैं या याद रख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। ये पाठ में हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आप हमारे पहले भाग को देखे हैं तो निश्चित तौर पर आप इसे आसानी से समझ पा रहे होंगे। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होता है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। उसके बाद कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमर बेल जैसे पादप परजीवी और वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। इसके बाद अभ्यास प्रश्न है दोस्तों। अभ्यास प्रश्नों पर हम जल्द ही चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाल वाले बटन को दबाकर, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ऑल में रख सकते हैं, जिससे कि हमारी अगली वीडियो जैसे ही आती है सबसे पहले आप तक जानकारी मिल सके। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।